आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी बड़ी खबरें बनी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 50 अरब डॉलर सरमायाकारी और 40 लाख नौकरियों की बातें करने लगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मायूस कुन प्रोपेगेंडे पर नाराज हैं, कहते हैं मईशत 1 साल में ठीक हो जाएगी। नवाज शरीफ नवंबर में इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई को 11 मुकदमात में वक्ती छूट के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कल फिर बुलाया है। परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट से जेल में कीड़ों का तस्करा करते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तहरीके इंसाफ जैसी जमानत के तलबगार हैं। सुलेमान शहबाज लाहौर की खुसूसी अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। लेकिन तमाम सियासत के पीछे मुहर्रक एक ही है कि हमने इंतखाबात जीतने हैं और ताकत में आना है। तमाम जमातें अपना पूरा जोर लगाएंगी। इंतखाबी माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया है। हर जमात की बहरहाल कैफियत वो नहीं है जो दूसरी जमात की है। हमने आज के प्रोग्राम के अंदर अपने पैनलिस्ट के साथ ये बात करनी है कि मुख्तलिफ जमातें, बड़ी जमातें अपने आप को इस वक्त किस जगह पर देख रही होंगी और उनकी हकीकत क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ पर खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है, और अगर वक्त बचा तो हम MKM की भी बात करेंगे। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जैसी जो नई जमातें हैं उनके ऊपर हमने सेपरेट शोज़ किए हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे वो जमातें जो अब से चंद हफ्ते के बाद ताकत में नहीं होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर ताकत से पहले ही फारिग हो चुकी है, लेकिन सियासत में वो मौजूद है। तो हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सादिया अफजाल साहिबा, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। सुनो पर इनका शो अभी शुरू होना है। यू आर गोइंग ऑन एयर लाइक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। चलो, गुड लक टू यू। हमारे पास मुना आलम मौजूद है, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और अब इनका शो जो है हम पर हम देखेंगे। आपने अभी शो आपका भी अगले वीक जा रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। सो गुड लक टू यू एज वेल। एंड सना मिर्जा पब्लिक न्यूज़ के ऊपर आपका शो भी जो है अगले हफ्ते। इत्तेफाक है, हमने ऐसे नहीं पैनल बनाया। अगले हफ्ते नहीं, आई मीन आज ही मंडे से 10 बजे जब हम ये शो कर रहे होंगे तो इनका शो भी ऑन एयर हो रहा होगा। सो ऑल 3 of you, good luck. And welcome. I sound like the Chief Justice. Yes. Good to see you. Good to see you. You had to say good to see you. You didn't say that. Starting with you, Sadia, let's look at Pakistan Muslim League Noon. अब लैपटॉप स्कीमें भी शुरू कर दी हैं, अब उन्होंने कैंपेन भी शुरू कर दी है। नून की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं अपनी हुकूमत की रेजोल्यूशन से कुछ हफ्ते पहले और सियासी मंजरनामे के कैसे? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि जो लैपटॉप स्कीम्स और अब इस किस्म के कन्वेंशन सेंटर की जो इवेंट्स हैं उनमें आने वाले दिनों में आपको तेज़ी नज़र आएगी, क्योंकि नून लीग को अंदाज़ा है कि इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है। इलेक्शन कैंपेन एक वो मोमेंटम अब आप अपना गेन करती हुई नज़र आ रही है आपको, और शायद उनको ये भी अंदाज़ा है कि जरदारी साहब बहुत पहले जाकर बैठ गए थे लाहौर और पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फिर इलेक्टेबल्स को भी पार्टी में लेकर आना शुरू हो गए। बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं आपको वो नज़र आएगा KPK से, पंजाब से, वो इलेक्टेबल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो साउथ पंजाब से जॉइनिंग्स दे रहे हैं। सो आई थिंक नून लीग को भी अंदाज़ा हुआ कि हमने थोड़ी देर कर दी, बट देर आए दुरुस्त आए। बट इस कैंपेन का फ़ायदा उस वक्त होगा जब ऑब्वियसली जलसे होना शुरू होंगे, जब हम देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे और फिर ये हवाले देंगे कि हमने ये काम किया। बिल्कुल कि जी हमने ये लैपटॉप, अभी वो बड़ा ज़बरदस्त वो ऐड भी चल रहा है ना हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब को दिखा रहे हैं उसमें कि हमें ये फसाद और फितना नहीं चाहिए। हमने आवाम को, जवानों को डिजिटल वॉल के ऊपर पता नहीं वो विंडोज खोलते हैं, फिर उसके बाद जूम करते हैं। उनको भी समझ आ गया कि डिजिटल दौर है अब, तो मुझे अब इन चीजों के साथ विजुअल के साथ खेलना पड़ेगा। टू लिटिल टू लेट होगा या आपके ख्याल में मोना चल जाता है पाकिस्तान में? अभी उनके पास टाइम है। एक्चुअली तलत साहब, ऐसा है कि PMLN जो अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से ड्रिफ्ट अवे हुई है, आई थिंक उनको शायद उसकी इलेक्टोरली कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये सारी चीज़ें, खिदमत और डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें तो पहले भी उन्होंने बहुत अपने एजेंडा पर रखी हैं और उस पर काफ़ी पंजाब और हाँ वो तो शहबाज साहब वो पहले भी थे। बट आई थिंक जो प्राइमरीली उनका सियासी नैरेटिव रहा है जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और उससे दूर जाने का नुकसान भी हुआ है, एज पर देयर ओन एडमिशंस। आपको पंजाब के बड़े पैमाने पे जो बाई इलेक्शंस हैं वो अगर हम याद करें तो आई थिंक उसका एक इनको कुछ करना पड़ेगा।
एटलीस्ट ये कि उससे कुछ कुर्बत इख्तियार करनी पड़ेगी या कुछ उसको दोबारा कुछ ओनरशिप दिखानी पड़ेगी। दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो तो शुक्र कर रहे हैं हम प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुए, अब वो उस तरफ नहीं जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट प्रो पीएमएलएन हुई है। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट तलत साहब, अब वो या तो इसकी ये वाली कॉस्ट बेयर कर लेंगे या इलेक्टोरली वो कॉस्ट बेयर कर लेंगे, तो लेट्स सी उनको अब वो क्या अपना फैसला। लेकिन सना उनके पास जो दो भाइयों का कॉम्बिनेशन है ना, वो काफी अच्छा काम करता था। गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं था, लेकिन सॉफ्ट कॉप टफ कॉप यकीनन था। अब शायद नवाज शरीफ साहब वो जो वोट को इज्जत दो की हद तक तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों निकाला और ये क्या हुआ, उसकी तरफ ना जाएं, या हो सकता है जनरल बाजवा और जनरल फैज की तरफ जाएं। आई डोंट नो, दैट्स अनदर वे ऑफ प्रॉब्ली क्रिएटिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी। देखिए मेरा ख्याल है कि जो तुम्हारी दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी हद तक ये बात ज़रूर की है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और कैंपेन मोड में नहीं होंगे। जो बज़ाहिर अभी तीनों पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो हमें कैंपेन मोड में नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि इलेक्शन एक वेक सिचुएशन में है। लेकिन अगर तो इस चीज़ को हम देखने से ताल्लुक़ रख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, उनका बयानिया हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे उस वक्त वो फैज साहब को भी रगड़ती थी, इमरान खान साहब को भी रगड़ती थी। लेकिन अब नून लीग जो है वो अंदरूनी तौर पर मेरा ख्याल है कि ये समझती है कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी चीज़ नहीं रहे जिनको डिस्कशन में लाना चाहिए। लेकिन अगर उनको अभी भी लाइमलाइट में रखना है तो फिर ऑब्वियसली इनको कहीं ना कहीं इस बयानी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मुझे लगता है कि इलेक्शन कैंपेन में उनको उतारने के लिए कोई अच्छा बयानिया देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से IMF के एग्रीमेंट जिसमें डिले आया, उसके अलावा अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि अवाम के सामने आप क्या चीज़ लेकर इलेक्शन में उतरेंगे, तो मुझे पर्सनली मेरा अपना ख्याल ये है कि मरियम साहिबा को बड़े स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की ज़रूरत है जो इस वक्त नून लीग के अंदर नहीं पाया जाता, मौजूद नहीं है। लेकिन आपने जैसा कहा ना कि ये इलेक्शन अभी कुछ दूर है, तो ये जिस तरह प्री मॉनसून रेन्स होती है ना, तो ये प्री मॉनसून प्री इलेक्शन किस्म के हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि मूड बनता जा रहा है। इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो PMLN के हवाले से ज़िमनी इलेक्शंस का भी हवाला दिया कि वहां पर उनको उन लोगों की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ा जो उर्फे आम में जिनको लोटे कहा जाता है। सो अब यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि एक जगह पे लोटे ना करें, हमें लौटे कहा करें, हम लौटे हैं अपने घर वापस, अपने घर वापस, वो लौटे नहीं, जो अपने घर वापस लौटे थे उनकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि भरपूर कैंपेन्स की थी मरियम नवाज साहिबा ने। हैविंग सेड दैट, जहां करती थी वहां हार जाते थे, ठीक है। अब हैविंग सेड दैट कि अब आपको ये भी देखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेबल्स के चक्कर में अपने लोगों को तो नहीं आप इग्नोर करें, बिकॉज ये उस वक्त हुआ, उनके अपने लोग बहुत सारे नाराज हो के वो कैंप्स मुख्तलिफ, अगर खुलेआम नहीं भी बात कर रहे थे तो आपको पता था कि इनकी नाराजगी है हल्के के अंदर। अब आजकल वैसे सोशल मीडिया का दौर है, वो छोटी छोटी हल्के में जाकर तकारीर भी कर रहे हो तो वो आपको ट्विटर पे और फेसबुक पे नजर आना शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि PMLN में जो नई लॉट है उनको आने की जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, राना तनवीर जैसे, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग हैं, शायद वो इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लॉयल्टीज प्रूव की हैं, साबित की हैं, साद रफीक हो गए या बाकी हो गए, तो वो भी जगह है। बट नए लोगों को भी मरियम नवाज साहिबा को ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल है कि आपका बयानिया क्या होगा और बयानिया को आर्टिकुलेट कौन करेगा, मरियम नवाज करेंगी, नवाज शरीफ करेंगे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होगा, प्रो डेवलपमेंट होगा। और दूसरी तरफ ये है कि आपने हल्के की बात की कि जी तंजीम साजी भी करनी है, रिकनेक्ट भी आपने करना है, और ये सब कुछ तब होगा, क्या ये सब कुछ तब होगा जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, या आपके ख्याल में मरियम ने अब चूंकि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं कुछ काम का आगाज तो किया हुआ है, उसका भी कुछ नतीजा आपको नजर आने लगेगा? नवाज शरीफ के इंतजार में सब मौजूद है। आई डू रियली थिंक कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना बहुत जरूरी है पार्टी की सेहत के लिए, और जाहिर है उनको अब आना भी चाहिए, क्योंकि अब कोई जमाना था कहते हैं उनका जाना पार्टी की सेहत के लिए बहुत अच्छा, आपको याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब कहते थे आप चले जाए पार्टी की सेहत ठीक हो जाएगी, और उनको सी ऑफ करने भी कोई नहीं जाता था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये कि अब ऐसे हालात हैं कि अगर वो ना आए तो कोई इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट वन कैन नॉट मेक। उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं आ रही, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई डिले है तो जाहिर है हम सबको पता है कि कुछ अदालती मामलात हैं और शायद उनका कोई फेट आगे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या होगा। बट आई थिंक उनकी वापसी जरूरी है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो अभी भी उनके ऊपर एग्जिस्ट करता है, लाइक इट और नॉट। हमें वो कहते हैं कि जो खतरनाक तरीन कमरा वो होता है जो तवक्कुआत से भरा हुआ। सो यू वॉक इनटू अ रूम विद सो मेनी एक्सपेक्टेशंस। नवाज शरीफ वापस आने, उनके साथ तवक्कुआत इतनी जोड़ दी गई है कि पार्टी भी ठीक करेगा, बयानियां भी ठीक करेगा, वोटर को भी मोटिवेट मोबिलाइज करेंगे, फिर बिल्कुल ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं है कुछ ज्यादा ही।
नहीं, मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून इटसेल्फ बड़ी ओवरबर्डन है। देखिए पिछले 1 साल 1.5 में जो कुछ हुआ, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर थे, लेकिन बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उनको वो सपोर्ट ना नून लीग में वैसे भी मिली, क्योंकि वहाँ पर भी हल्के बंदियाँ थी, ग्रुप्स थे, और इसके अलावा PDM ने भी इटसेल्फ सिर्फ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया। तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब उस पोजीशन में नहीं रहे, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो 2 चॉइसेस अगर हम देखें एस्टेब्लिशमेंट के सामने इन दोनों भाइयों में, तो वो शहबाज शरीफ साहब की ही चॉइस बेहतर है। तो मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उससे पहले वो जरूर एक्सपेक्ट करेंगे अपने भाई से कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ पैदा करनी है, जिसकी मिसाल देनी थी कि लैपटॉप्स बांट रहे हैं और इस किस्म के पर्क्स दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इन पर्क्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर्क्स से उसी वक्त फर्क पड़ेगा जब आवाम के सामने आप मेजर ड्रास्टिक चेंजेस लाएं इकोनॉमिकली। लेकिन इशू ये कि इनके पास इतना टाइम नहीं है, स्पेस भी नहीं है। लेकिन एक लास्ट पॉइंट वो ये कि मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये कि नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब सितंबर का महीना शुरू होगा। सितंबर का महीना इससे पहले मुश्किल काफी है। इंटरेस्टिंग महीना है ना, वो आपको पता है। मजीद वजाहत करना चाहेंगी जिस नहीं, मैं तरह सितंबर का महीना उसके अंदर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, और एक ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब की जो शानदार रिकॉर्ड है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसके पेश नज़र नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि वो रिटायर हो तो फिर मैं वापस आऊँ। बट कम बैक टू द पॉइंट ऑन दिस कि दोनों भाइयों के दरमियान तो मामला चल रहा है, कौन रिप्रेजेंट करेगा नवाज शरीफ बेहतर या मरियम नवाज, या दोनों के लिए जो फोकस है मुख्तलिफ होगा? मरियम नवाज यूथ, विमेन, यंगर जनरेशन, नवाज शरीफ पुराने ओल्डर, डिवीजन ये होंगे आप ख्याल में? दोनों को करना पड़ेगा। जैसे अभी मरियम नवाज की बात हुई, चले हमने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि जहां जहां कैंपेन हुई और हार गए वो सीटें नहीं निकाल सकी नून लीग, बट जैसे पहले मैं बात करी थी कि जो नई जनरेशन है ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि बाहर, उनसे कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। मरियम नवाज साहिबा के लिए जरूरी ये है कि अब वो इमरान खान वाले उस नैरेटिव से निकल आए, क्योंकि आई थिंक जैसे पहले बात हो रही थी कि उनको अंदाजा तो है कि भाई वो चीज अब खत्म हो गई। अब आपने यंग जनरेशन से कैसे कनेक्ट करना है, अब आपको उस पे फोकस करना है, अब उस पे आपने अपनी वैसे भी इमरान खान का नाम ले तो टीवी ने कौन सा चलाना है लिहाजा ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ हूं। इस पे जरा फोकस करना चाहिए कि नौजवानों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, उनसे आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और जो नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं वो अभी भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस वाइज, गवर्नेंस वाइज बेतहाशा अच्छा काम कर भी जाएं, वो फिर भी इंतजार करेंगे नवाज शरीफ साहब का कि भाई हमारे हल्के में आके फलां ग्राउंड में जब तक नवाज शरीफ स्टेज पे खड़े होकर तकरीर नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे जलसे में। लास्ट राउंड ऑन नून लीग, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, सबसे तगड़ा पॉइंट नून लीग का, और द वीकेस्ट लिंक दैट दे हैव इन द नैरेटिव क्या है? सबसे बेहतर सेलिंग पॉइंट क्या है, और जहां भी लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी कमजोरी क्या है सियासी तौर पर? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि उस पार्टी में बहुत एक पॉजिटिविटी है, और उस पार्टी में एटलीस्ट लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ हॉस्पिटेबल है। वहां की लीडरशिप अगले को सुनती है, बेशक ये कि उनकी शायद बात उस तरह से मानी जाए या ना मानी जाए, ग्रीवेंसेस को बेहतर हैंडल करते हैं वो रिलेटिवली। नेगेटिव आई थिंक यही सबसे बड़ा है कि एस्टेब्लिशमेंट को लेकर उनका जो एक बयानिया था जिससे वो लोग खुद मानते हैं, और इनके जो एटलीस्ट बहुत ज्यादा जो नजरियाती लोग हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के पोस्ट 2017 नजरिए के साथ थे, और वो कहते थे हाँ अब सही हो गए नवाज शरीफ साहब, अब वो उन्होंने बात की है जो शायद उनको बहुत पहले करनी चाहिए थी। वो जो लोग हैं वो ये सारे ये फील करते हैं कि उस बयानिए से ड्रिफ्ट अवे होके आपने एक फैसला करना है कि आपको ये चीज ज्यादा प्यारी है, इसके मिलने वाले एडवांटेजेस फवायद वो ज्यादा प्यारे हैं, या इलेक्टोरली अगर आपको इसका नुकसान उठाना पड़े वो आप उठा लेंगे, वो आप कुछ हद तक कंपनसेट करेंगे। यही प्यारी है, एस्टैब्लिशमेंट प्यारी है भाई, एस्टैब्लिशमेंट। अब तो आप काम खतरी मुश्किल से हालात ठीक हुए, आप उनको और गुमराह कर रही हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है नून लीग का? अगर मैं आपको सामने अपना एक छोटा सा नुक्ता रख लूँ, हुकूमतें इस किस्म की कारकर्दगी के साथ जब इंतखाबात जीतने की ख्वाहिश रखती है तो अजीब से लगता है। बहुत मुश्किल हालात से कौम गुजरी है पिछले 1 साल। गो अहेड। देखिए मेरे ख्याल में नून लीग के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट सिर्फ एक है, और वो है मियां नवाज शरीफ साहब। अगर आप उनको माइनस कर दें तो पार्टी में इटसेल्फ कोई जान नहीं रहती, चाहे मरियम साहिबा कितनी भी कैंपेनिंग कर लें, क्योंकि मरियम साहिबा यूथ को मोबिलाइज जरूर कर सकती हैं, लेकिन जो वोटर वोट डालने के लिए आता है वो मियां साहब के नाम पर आता है। तो आई थिंक अगर वो नहीं है तो फिर पार्टी में जान नहीं है। दूसरा वीकेस्ट पॉइंट मेरे ख्याल में जो एक हिस्ट्री रही है, जैसे मोना ने भी जिक्र किया, वो हिस्ट्री इनकी एस्टेब्लिशमेंट से खराब ताल्लुकात की रही है, अभी जो रिसेंट रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर मियां साहब वापस आते हैं और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और जिस तरीके से मैं सितंबर का कोट कर रही हूँ तो उसमें ऑब्वियसली
एक और पार्टी के हवाले से भी फैसले होने हैं, तो शायद कुछ बेहतर हालात हो सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ देखने से ताल्लुक रखती होगी कि मरियम साहिबा को जलसों के लिए उतारेंगे तो क्या नैरेटिव देकर उतारेंगे, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास कोई अच्छा नैरेटिव बेचने के लिए नहीं है अवाम के पास। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट? स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगेन, जैसे पहले बात की कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस तो है नहीं इस दफ़ा दिखाने के लिए जैसे पंजाब में थी, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका यही हो सकता है कि जी हम नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आ गए और कुछ भी नहीं है इस दफ़ा। आई थिंक उनके पास ना परफॉर्मेंस पे बात करने के लिए कुछ है, ना उनको अपनी गवर्नेंस दिखा सकते हैं, ना ही वो ये कह सकते हैं कि जी इमरान खान जो है उसने ही सिर्फ मुल्क की हालत तबाह की थी या PTI ने की थी, क्योंकि आप जो कह के प्रॉमिस लेकर आए थे वो भी आप डिलीवर नहीं कर और सके। आप बार बार जब तो उसके हवाले लिए देते हैं अपनी कारकर्दगी का तो आप 2017-18 का जिक्र करते हैं, ये वाला जो साल है उसको आप मिनहा कर देते हैं। आप बयानिए से तो मिनहा कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी से मिनहा नहीं कर सकते, लिहाजा उनको कुछ ना कुछ करना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और जमात के ऊपर फोकस कर रहे होंगे जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कौन सी सियासी जमात अवाम के परसेप्शन इंडेक्स पे, यानी उनके तसव्वुर पे कहाँ पर खड़ी है? क्या आवाम उसको चाहेंगे कि वो दोबारा ताकत में आए? हर सियासी जमात को अपने अमाल का जवाब देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़रा बात करते हैं। स्टार्ट विद यू सना, क्योंकि आप एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो कोर्ट भी होता है, ये नहीं कि आपके जर्नलिज्म में सिर्फ यही है, लेकिन वो एक इस्तारा बन गया है उस तमाम सकाफत का जो जिसने आखिर में आके PTI को खुद ही फिर ज़ेर कर दिया, किसी और ने उसको ज़ेर नहीं किया। लेकिन जमात तो मौजूद है, उसने टिकट भी देने हैं, उसकी क़यादत भी जैसी भी है मौजूद है, तो इस वक्त आप उस जमात को कहाँ पे खड़ा देखते हैं? डाउन, गोइंग डाउन, या आपके ख्याल में अभी भी जमी हुई? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो माजी करीब में हमारी रही हैं हिस्ट्रीज़, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे गुजरना बड़ा ज़रूरी था अगर उनको एक स्टैब्लिश पार्टी बनना था जिसकी एक हिस्ट्री रही हो। लेकिन इसमें डिपेंड करता यह है कि खान साहब इससे कितना लर्न करते हैं। अलग बात है कि सियासत से वो इस वक्त हमें माइनस होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वक्त और हालात का कुछ नहीं पता होता। साल 2 पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में भी यही कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल माइनस हो चुके हैं। इससे पहले जब सऊदीया का उनका विजिट था उस वक्त भी यही कहा जाता था, लेकिन हर मरतबा नून लीग की री एंट्री हुई। खान साहब के हवाले से हम इसलिए कोट नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सही मायनों में। इस वक्त जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम से गुजर रही है, लेकिन जो इलेक्शन के हवाले से जब बात की जाती है तो दो बड़ी वाज़ेह ग्रुप बंदियां नजर आती हैं। कुछ लोगों की राय यह है कि PTI को बहुत वोट पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल वोट नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल यह है कि जब तक इलेक्शन डे नहीं आता, लोगों की फील रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उस वक्त तक आप सही मायनों में 100% जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इलेक्शन से पहले बीच में जो मुकदमात के फैसले हैं वो नहीं आते। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में वो भी बड़ा ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत टफ सिचुएशन से गुजरी है, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। बिल्कुल, लेकिन वो उनका ख्याल है कि टफ सिचुएशन से निकल के इम्कान ये है कि बाउंस बैक करें। हाँ। लेकिन उस इम्कान में एक चीज जो मुख्तलिफ है वो है 9 मई का वाक़या, और जो किसी भी जमात के खाते में इस किस्म का वाक़या इस पैमाने के ऊपर नहीं है, तो ये खाता तो बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है ये भी उसी चक्कर में बनी है कि जनाब बहुत सारे लोग इसमें वो भी हैं जो पहले से इख्तलाफ रख रहे थे, बहुत सारी जगहों पे आके आपको बताते हैं कि जी हमने फलां फलां मौके पे ये समझाने की कोशिश की चेयरमैन PTI को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को, वो नहीं सुनते थे। तो इल्म तो था उनको बहुत सारी चीज़ों का। 9 मई आज से पहले किसी और जमात ने नहीं किया, तो इसकी तो उनको कीमत चुकाना पड़ेगी और वो उठा भी रहे हैं। असल चीज़ ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखने के लिए कि उस पार्टी को लीड कौन करता है। तोशा खाना है, अलकादर ट्रस्ट है, अगेन से कि अगर आप उसको तफसीलन पढ़ें तो इट्स अ वेरी ओपन एंड शट केस। तो अगर खान साहब को उसमें डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जेल होती है, जो भी है, तो लीड कौन करेगा उस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेकर कौन चलता है। बहैसियत जमात तो कोशिश तो उनकी है, वो आज की नहीं है, कब की कोशिश है उनकी। शाह महमूद साहब की अभी भी वो चाहते होंगे, वो जो IMF वाली मीटिंग हुई उसमें भी वही बैठे हुए थे, आपने देखा होगा, अरसे से वो इसके ऊपर बिल्कुल सही। सो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं पार्टी को कर सकते, वो तो मौजूद रहेगी। पंजाब में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे उनके इलेक्टेबल्स हैं, जहाँ पे उनके कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं, बट पार्टी को लीड कौन करता है, वो क्या नैरेटिव बनाता है, ये बड़ा ज़रूरी है मोना कि लीड कौन करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आप, वो कहते हैं कि हम बहुत से लोगों को टिकट देंगे, वो कहते हैं टिकट देने वाला भी नहीं होगा, यानी जिसे साइन करना है, क्योंकि मुकदमों के फैसले होंगे, आप जेल के अंदर बैठे होंगे, और जब टिकट देने वाला नहीं होगा तो लेने वाला भी ये सोचेगा कि भाई मैं इसका टिकट लेके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ। विल दैट बी अ फैक्टर कि जिसको आपने टिकट देना है वो भी 100 मरतबा सोचेगा कि यार मुझे इनका टिकट लेना चाहिए या नहीं लेना। और जो अगर ले भी ले टिकट, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस वक्त निगलेक्टेड थे, हमें खुद कहते थे कि देखो ये इन लोगों ने
सारे जिनको वो कहते थे इन्होंने लोटों को, अपॉर्चुनिस्ट लोगों को मौका दिया हुआ है, हम हार्डकोर वर्कर हैं, हम इनके लॉयलिस्ट हैं, हमें इन्होंने पीछे धकेला हुआ है। अब वो सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब वो आगे आगे आ रहे हैं। वो पार्टी इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद जिससे गुजर रही है वो छोड़ नहीं रहे हैं पार्टी। उनको अभी भी उम्मीद है और अब ज्यादा उम्मीद है कि एटलीस्ट उनका जो ड्यू शेयर है पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उनके पास जाने की जगह भी कोई नहीं है क्योंकि दूसरी जमातें दे आर ओवरफ्लोइंग, दे आर ओवरफ्लोइंग, बट देन देयर आर न्यू पार्टीज इन द मेकिंग सच एज द आईपीपी। वो वहां जा सकते हैं, वहां वो तो कह रहे हैं आओ खुदा के लिए कोई आ जाओ। तो उनका भी मेरे ख्याल में इम्तिहान होगा, उनका भी इम्तिहान होगा जो ये कहते रहे कि इंतजार करते रहे जी कि हमारे पास मौका मिल गया उनको ना, मौका मिल गया एग्जैक्टली। लेकिन ये कि अब वो उनका टिकट उनको उनके पास रहे, उसको टिकट लेने की वजह से उनको कोई पनिश तो नहीं किया जाता, कोई सजा तो नहीं दी जाती, वो कितना उस प्रेशर को विथस्टैंड कर पाते हैं। आई थिंक ये एक टेस्ट ऑफ टाइम है। और इस तरह के और भी बहुत ग्रुप्स आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। परवेज खट्टक का अपना ग्रुप, नॉट नेसेसरीली वो लोग जो है बिल्कुल रूल आउट है, अच्छा नाम है, बिल्कुल रूल आउट बिल्कुल मत करें। सच एज PMLQ2 अब वो भी दोबारा रिवाइव हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब शायद वो अपना किंग मेकर वाला जो स्टेटस है उससे मे बी दे विल डू अवे विद इट। JUI के लिए शायद धचका हो, लेकिन KPK का मामला जो है ना परवेज खट्टक साहब के गिर्द घूम रहा है, JUI के गिर्द नहीं, एज वी स्पीक। जरा तो ये पार्टी जो है बुनियादी तौर पर कमाल इसकी फॉल है। ये नहीं कि पार्टियां इस तकलीफ से अमल से गुजरी नहीं है, बहुत जल्दी गुजरी है, बहुत जल्दी गुजरी। मेरे ख्याल में ये फास्ट ट्रैक हो गया है, ये हाई ऑक्टेन पे इसको तब्दील किया गया है। तो लोग कहते हैं जिन्होंने इनको बनाया था उन्होंने इनको बिगाड़ दिया, तो उसमें रोना क्या। यू थिंक गुंजाइश बनेगी इनकी इंतखाबात के अंदर? किसी किस्म की भी इंडोर्समेंट जो है वो 9 मई की इंडोर्समेंट समझी जाएगी, कंसिडरिंग कि PTI कहाँ पे खड़ी है। देखिए मेरा ख्याल है जो लोग ये बात करें कि शायद PTI अपोजिशन में नजर आए, तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में भी मिनिमल पोजीशन पर शायद PTI नजर आए, कहीं ना कहीं शायद एक आध स्पेस या कुछ स्पेस लिमिटेड इसे मिले, लेकिन उस तरीके से इसको इलेक्शन में अगर चाहें भी ये भरपूर कोशिश करें भी तो उसके बावजूद भी इनको स्पेस नहीं मिल सकेगा। और ये बात दुरुस्त है कि जितनी तेजी से इनको तरक्की मिली थी या इनको बूस्ट मिला था उससे ज्यादा तेजी से इनका फॉल आउट हुआ है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि अगर खान साहब नहीं भी मंजर पे होते, मंजर से माइनस भी हो जाते हैं, तो जैसे मौलाना ने कोट किया कि जो कुछ लोग डेडिकेटेड हैं, कुछ ऐसे लोग भी PTI से हैं जो शुरू से फ्रॉम डे वन PTI के साथ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो उनकी कैंपेनिंग और उनका जो हार्ड वर्क है वो सही मायनों में टेस्ट होगा। और अगर वो होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एज एन अपोजिशन पार्टी हमें PTI को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जमातों का तहलील होना एक बदतरीन अमल है जो जमहूरियत के लिए किसी तौर भी अच्छा नहीं है। वोटर अगर उसको नजर नहीं आएगा कि वोट डाल के मेरे वोट का कोई मकसद होगा, या वो शख्स नजर नहीं आएगा जिसके लिए उसने वोट डालना है, तो वो क्या करेगा? किसी और को तो वोट नहीं डालेगा, या हो सकता है वी डोंट नो, फेंस सिटिंग करेगा, वोट ना डाल के वोट करेगा, प्रॉब्ली वोटर टर्नआउट कम होगा। खामोश वोटर, PTI वोटर की क्या कैफियत हो? PTI का वोटर एक तो आपको ज्यादा मुझे लगता है कि वो खामोश वोटर ही होगा, और दो चीजें इस पे बहुत ज्यादा, एक तो देखें वो जो प्यार है जमात के लिए या लीडर के लिए उस पे वोट पड़ जाएगा चाहे जो भी खड़ा हो। अब वो सूरत हाल हरगिज नहीं है कि जो चेयरमैन PTI कहते थे कि खंबों को भी खड़ा कर दें, जो भुट्टो साहब से उन्होंने इस्तारा लिया था कि हमें तब भी वोट पड़ जाएगा। खंबे ही होंगे वही प्रेशर पे स्टैंड कर सकते हैं कि आप हमारे कैंडिडेट नहीं है जो इतनी तेज आंधी के अंदर वो भी वेट कर देते हैं। वो एक वो जो जज्बाती और वो मोहब्बत से सरशार वोटर है ना, जो कहे कि भाई जो भी आ जाए मेरे सामने, PTI कहा मैंने उसको वोट करना है। दूसरा चीज है कि फिर आप प्रैक्टिकल एक वोटर होता है कि वो देखता है कि भाई हल्के में कौन है, इसके मद्दे मुकाबिल कौन है, चाहे वो जिस भी जमात का हो, लेकिन अगर बेहतर इंसान है और उसको लगता है कि इसको पार्लियामेंट में होना चाहिए, हल्के के काम, बिल्कुल, तो वो दो किस्म के वोटर होंगे। ठीक है, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑन PTI ये तजर्बात में से पार्टी गुजरी और उसने फिर मुल्क को तजर्बात में से गुजारा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मेरे ख्याल में नवा फिक्रिया तो है, अपनी सोच विचार तो उनको करनी चाहिए कि 2018 का जो तजर्बा था उसने मुल्क के साथ क्या किया। यू थिंक PTI कैन आल्सो बी हेल्ड अप एज अ सिंबल कि जी आप इंट्रोस्पेक्शन तो करें या नहीं? बिल्कुल, ये तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई एक लर्न करना कोई अलग चीज़ है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट ना करना, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ होता नहीं है। इट्स ऑन रिपीट, इट्स लाइक अ कैसेट। प्रॉब्लम अच्छा ये है, मुझे फिर भी लगता है कि जो ऑपरेशन वाला फैक्टर है that will go in favor of the PTI। victimhood बिकता है, ये भी हमेशा बिकता है, हमेशा बिकता है। अगर IJI और इतने इस तरह की रिगिंग बैक इन द 90s, उस दौर में अगर पीपल्स पार्टी को वो वाली रिगिंग ना हरा पाई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि इनके ऊपर 9th में वाला एक बहुत बड़ा एक काला धब्बा है, एक ब्लैक स्कार है, बहुत मुश्किल है कि अगर इससे ये लोग डू अवे कर पाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर उस लेवल का, उस पैमाने का भी एक पूरा एक नेक्सस था वो नहीं चल पाया, तो फिर आई थिंक ये विक्टिमहुड और एक ऑपरेशन वाला, ऑपरेशन इज पावर,
तो ये मुझे लगता है आप शरारतन बार बार विक्टिम हुड कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हुड आता है। इस पर तो victim भी आता है, इस पर तो RTA सिस्टम भी वो कोई बिठाएगा। while to understand what you meant, but yes, yes, हुड आता है ना बिल्कुल, इसके हाँ। अंदर। I took the word from you. तो एक विक्टिम प्ले करते हैं और दूसरा इमरान खान जो है वो अपने आप को ब्रेव लीडर साबित करते हुए अपना इमेज संभाल नहीं पाए। मतलब उन्होंने जो अपना इमेज के ऊपर जो काम किया था, उनकी जो आवत जावत है, उससे काफी लोगों की दिल आजारी भी होती है, जिनको वो कहते हैं कि तुम मर जाओ, लेकिन जब वो देखते हैं कि खुद हुड के अंदर है तो वो फिर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छा, एक पॉइंट मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी मोना के आंसर में कि देखिए इस मर्तबा RTA सिस्टम बिठाने के लिए कोई आपके साथ नहीं होगा, तो इसलिए वो जो एक साइलेंट वोटर वाली बात है वो किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि कुछ वोट्स ऐसे होते हैं या वोटर ऐसे होते हैं जो वोट वाले दिन अपना सही रंग दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि उसके लिए थोड़ा सा हमें शायद कुछ घंटे जो सुबह के होंगे जब इलेक्शन होता है, अगर तो हो गया इस साल, तो वो शायद वेट करना पड़ेगा। खान साहब का जो परसेप्शन है, मेरा ख्याल ये कि बहुत से जर्नलिस्ट जो मुझसे सीनियर है, जैसे आप खुद भी हैं, वो जानते हैं कि खान साहब आज जो बात कहते थे वो अगले दिन उस बात पर कायम नहीं होते थे, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो माशाल्लाह से ज़बरदस्त ब्लाइंड फेथ के साथ उनके ऊपर चलते हैं या पीछे चलते हैं कि वो उस चीज़ को कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं एसेस करते थे। इसलिए खान साहब अभी भी जो परसेप्शन बना रहे हैं, जो लोग उनको अंडरस्टैंड या उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो फॉलोअर उनका है वो अभी भी उनके बारे में वही सिंपैथी रखता है जो फ्रॉम डे वन रखता था। आउटरीच लेकिन बहुत कम हो गई है, ये भी हमें टेस्ट करना होगा कि कितने लोग जो हैं वो उनको देख रहे होते हैं, कितने लोग उनसे मुतासर हो रहे होते हैं। परसेप्शन यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बातचीत से मुतासर होते हैं, अगरचे जब हम नंबर्स देखते हैं, नंबर्स आर नॉट दैट लार्ज नाउ, अब काफी कम हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, Especially उनकी outreach किताब कम हुई है, जब चलते हैं। बट ये जो अभी बात है ना कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको जस्टिफाई करने वाले बहुत हैं। आई मीन हर मुझे प्लेटफॉर्म हैरत पे। होती है जो आपने भी बात की, और वो अक्सर ये कहते हैं कि जी अगर तुम जुल्म बर्दाश्त करोगे तो इससे बेहतर है कि मर जाओ, ये हो जाओ। फिर उन्होंने कल तो मेरे ख्याल से कुरान का हवाला भी दे दिया था कि वहां पर ये लिखा हुआ है कि मर जाओ। सो अजीबो गरीब बातें हैं, ये उस वक्त से हैं जब वो वजीर आजम थे, और ये उस वक्त से करते आ रहे हैं जब से शायद उन्होंने सियासत में कदम रखा हो, बट लोग अभी भी उसको जस्टिफाई करेंगे, उसके लिए आपको बेतहाशा मंतके देंगे कि नहीं नहीं खान साहब का मतलब ये था कि अगर तुम ये करोगे तो आपका वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ता है, डेली बेसिस पे पड़ता है, जो जस्टिफाई करते हैं। बट हमने पहले भी बात की थी, पहले इलेक्शन में भी बहुत सारा सोशल मीडिया का जो पार्टी को जता रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खास तौर से, वो ट्रांसलेट हो पाता है कि नहीं, और वो नहीं हुआ था उस वक्त भी। और मैं उसमें आपने नुकता उठाया, बिल्कुल उसके ऊपर मैं वाइंड अप करते हुए, जो मेरे लिए लेटेस्ट बैरोमीटर था वो ये था कि जब इन्होंने कहा कि झंडा लगाओ, तहरीक शुरू की, उसके बाद हमने काफी लोगों को बाहर भेजा, तो कुछ ज्यादा झंडे हमें नजर नहीं आए, और खुद भी जब उन्होंने झंडा लगाया तो झंडा गाड़ा, आप झंडा लहराते हैं, झंडा नहीं गाड़ते, आप मुजस्मे गाड़ते हैं, आप झंडे को लहराते हैं, तो झंडे हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आया। सो दैट टेल्स यू अबाउट द रीच इशू। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, वी हैव टू कम बैक टू पीपल्स पार्टी। सियासी जमातें कहाँ पर खड़ी हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ेर बहस हम ला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सना इमेज परसेप्शन की बात होती है। पीपल्स पार्टी ने जो अपना इमेज बनाया है PDM के अंदर रहते हुए, उसमें काफ़ी दानिशमंदी का उन्होंने मुजाहरा किया। तो मिनिस्ट्रीज़ ऐसी उठाई हैं जिन मिनिस्ट्रीज़ का बराह रास्त कारकर्दगी के हवाले से कोई असर इतना नहीं पड़ता, और उसके बाद जो लोग अपने उन्होंने लिए हैं वो भी जो टूट फूट के शिकार होने के बाद, और फिर ये बयानिया कि अगला प्राइम मिनिस्टर उनका है, ये बड़ा दानिशमंदी से उन्होंने एक इमेज क्राफ्ट किया। सो वेयर डू यू सी पीपल्स पार्टी स्टैंड? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त गेम में सबसे स्मार्टली वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि ज़रदारी साहब ने बहुत रोल प्ले किया पिछले एक साल में जो कुछ हुआ डेवलपमेंट्स में भी, लेकिन मेरा ख्याल अपना ये है कि अगर चॉइस में देखें तो बिलावल भुट्टो साहब को वो ज़रूर अगला प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जगह की जो चॉइस है वो क्या है, ये भी बड़ा मैटर करती है। दुबई में जितनी भी मीटिंग्स हो जाएँ, लेकिन इवेंचुअली डिसीजन जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में होना है। बीच में नया शहर आबाद किया आपने। पहले हम इस्लामाबाद के अंदर अपारा को शहर कहते होते, बिल्कुल, और पिंडी के अंदर पिंडी, अब आपने कहा दूसरी जगह यानी पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में, दरमियान में, असल जगह कहें आप। आज से हम एस्टैब्लिशमेंट की जो लोकेशन है उसको दूसरी जगह। तो मेरा ख्याल ये है कि वो डिसीजंस जो है वो उस वक्त होने, ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने उनका इमेज परसेप्शन और जिस तरीके से उनके टूर्स करवाए, 2-3 अरब रुपए का उन्होंने खर्चा ज़रूर किया, लेकिन आई थिंक उन्होंने कोशिश ज़रूर की है कि बिलावल भुट्टो साहब जितना बूस्ट कर सकते हैं करें। लेकिन इस वक्त मुझे पर्सनली लगता है कि शायद बिलावल
भुट्टो साहब अच्छी चॉइस नहीं होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के जो मरासिम हैं वो बिलावल साहब के इस्तेमाल नहीं हो सकते, और हमेशा जब इख्तिदार में आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से इनके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत जल्दी उस फेज में चली जाती है। और पीएम बनाने के लिए आपको पंजाब जीतना होगा, दैट्स क्रूशियल। नंबर्स भी तो आपको दिखाने होंगे ना, या आप उन लोगों ने जीतना होगा जिनके पास नंबर्स मौजूद हैं। तो फुटप्रिंट इन पंजाब विल बी एन इशू। बिल्कुल है, क्योंकि वहां पे आई थिंक उस तरह से जो पीएमएलएन को एडवांटेज हासिल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं है, ये सबके सामने। और ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम तो ना हो सकता है सदर की कुर्सी पे आप पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट देख रहे हो, बट जरदारी साहब को मानना पड़ेगा। बहुत अरसे से हम देख रहे थे, और अभी भी यहाँ पे भी जो पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, ये लोग पावर में आ गए, खान साहब को वो बिस्तर गोल करके बाहर भिजवा दिया, ये जरदारी साहब की ही पॉलिटिकल मैनूवरिंग है। और उनके वो दूसरी जगह जो सना ने अब नाम रख दिया एस्टैब्लिशमेंट का, उनसे भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो ये जरदारी साहब ही कर सकते थे और इनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। बिलावल साहब एज फॉरेन मिनिस्टर ऑब्वियसली गिवन कि उनका पहला टाइम था इस तरीके से बतौर वजीर, और वो भी वजीर खारजा, सो आई थिंक ही परफॉर्म्ड वेल। पिछले दिनों भी जो तनकीद हुई कि जी आसफा को साथ बिठा दिया था, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इनको आसफा को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अब लाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा फेस है जो कि पार्टी को अगेन यूथ से जब रिकनेक्ट करने की बात करते हैं, उनको मुतारफ करवाया था, उनसे जलसे वगैरह करवाए, लेकिन वो सस्टेन नहीं फिर उसके बाद नहीं। अब आई थिंक वो जापान में उनके साथ बैठी हुई थी, जिस पे तनकीद भी काफी लोगों ने की, बट आई थिंक फॉर मी इट वाज़न्ट अ बिग डील। हम कायदे आजम को देखते हैं, फातिमा जीना हमेशा उनके साथ होती थी, बरे सगीर में ये ट्रेंड रहा है। आप वो इंदिरा गांधी के विजुअल्स उठा के देख लीजिए, तो इसमें बड़ी पोटेंशियल भी अगली जनरेशन के ऊपर भी जा सकते हैं, और उसके अंदर जेंडर बैलेंस भी ला सकते हैं। लेकिन अक्सर जो चीज़ पीपल्स पार्टी के बारे में लोग भूल जाते हैं वो ये कि उनका जितना मैनूवर है मरकज़ में, उसकी उठान है सिंध सिक्योर है। ये ऐसे ही है कि आप नवाज लीग को मुकम्मल तौर पर पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ भी उनको दे दें, लाहौर में उनका मेयर भी दे दें, असम्बली भी उनको पंजाब में दे दें, और फिर कहें कि आप मैनूवर करें, तो अच्छा मैनूवर कर सकते हैं। तो जो पीपल्स पार्टी का एडवांटेज है कि वो सिंध के अंदर बहुत उन्होंने अपने आप को जमा के रखा, और मैं क्या बोलूं कि जमा के रखा है, लेकिन ये कि ये उनकी अच्छी डीलिंग, अच्छी मैन्यूवरिंग, आई यूज बेटर वर्ड्स, इसी का नतीजा है कि एक प्रोविंस उनके पास इतना इंटैक्ट है कि जो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी को भी कोई इस तरह का एडवांटेज मिला हो। पीटीआई को लगने लगा था शायद उनको ये एडवांटेज दिया गया है केपी में, लेकिन ऐसा नहीं है। और उनके जाते जाते केपी में जो पहली फेज थी लोकल बॉडीज की, उसके अंदर उनको काफी मार भी पड़ी। जी, मार भी पड़ी थी। तो और अब तो बहुत एक एविडेंट हो गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए वो एडवांटेज कई दिहाइयों से इंटैक्ट है। लेकिन पंजाब में इनरोड्स बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए आपको पता है अभी बीच में इस मामले पे काफी नाराजगी भी हुई थी कि जो लोग टूट रहे हैं, शायद उनको ये एक्सपेक्टेशन थी या उनको किसी ने कहा था कि वो लोग आपके पास आएंगे, वो अपने अपने हलकों में बड़े स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं, बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन वो लोग आईपीपी में चले गए, कुछ पीएमएलक्यू में चले गए। इस बात पे कुछ खफगी भी हुई थी। पीपल्स पार्टी का सिर्फ यही एक पंजाब में इनरोड्स बनाना चैलेंज है। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर वाली बात है ना, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट द पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को मौजूदा कोएलिशन से डिटैच करते हैं और बार बार ये कहते हैं हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे, अभी तो हम थोड़ा सा साइड में है, अभी तो कोएलिशन है। पीएमएलएन भी तो यही करती है, दो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन कितनी दफा हमने ये बात सुनी है पीएमएलएन से कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तब तो सब ठीक हो जाएगा। मरीम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान की मुश्किलात का वाहिद हल जो है वो नवाज शरीफ साहब। तो अभी कौन है? अभी कौन है? पीएमएलएन के कायद उनके सुप्रीमो नवाज शरीफ साहब हैं। और मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि सारे फैसले वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी का एक लास्ट राउंड उसके ऊपर हम करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में सिक्योर है, पंजाब में उन्होंने इनरोड्स बनानी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पर उन्होंने काफ़ी काम किया। एक वक्त था जब वो प्राइम विक्टिम के तौर पर सामने ईंट से ईंट बजाते थे। बिल्कुल, और उसके बाद फिर ईंट से ईंट बजी, और उसके बाद फिर ना ईंट बजी और कुछ भी नहीं हुआ, बाजे बंद हो गए, फिर उसके बाद बाजे बंद हो गए। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी उन्होंने काफ़ी रिपेयर किया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मैं आपसे वही कह रही हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है, और इसमें आई थिंक जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि वो ऐसे टाइम पे बिलावल साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करेंगे जब उनको लगे कि
कम से कम 3-4 साल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट निकाल सकती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि वो कोशिश ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आई थिंक पंजाब में, सिर्फ जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर सकी है, लेकिन सिंध में भी जितना स्मार्टली इन्होंने गेम चेंजेस किया है, स्पेशली बल्दियाती इलेक्शन की आप लास्ट अगर मिसाल देखें तो उन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर काम किया था कि किस तरीके से दूसरे ओपोनेंट्स को हमने माइनस करना है, और उसके बाद ऑब्वियसली नताइज उनको वही मिले जो वो चाहते थे। लेकिन वो चीज़, वो फार्मूला पंजाब के अंदर वो काम नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास जो चॉइसेस आती रही लोगों के शामिल होने की, वो नहीं थी जो कि उनको इलेक्शन जिता सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि पंजाब में वो एक्सेप्टेंस अभी भी उनकी नहीं है, लेकिन जो नई पॉलिटिकल पार्टीज पंजाब में इमर्ज हो रही हैं उनका सही मायनों में कंपटीशन हो सकता है मुस्लिम लीग नून और के फिर साथ। ये भी देखना है कि उनका झुकाव किस तरफ होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा तकिया ये निसार इस बात पर है कि जो कोलिशन बनेगी उसके अंदर से कहीं हमारा देखें ना, परवेज इलाही साहब का जो मॉडल था वो क्या था, दोनों जमातों ने झोली भर भर के वोट लिए, नंबर भी उनके पास है। चीफ मिनिस्टर कौन? परवेज इलाही साहब। तो वो तो मोनिस इलाही उनको लेके बैठ गए और खुद वो स्पेन चले गए, वरना तो परवेज इलाही साहब अभी भी वहां पर मौजूद होते। सो a lot of dependence on the coalition formation। ये जरदारी साहब, लेकिन जरदारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी उनकी उस वक्त भी थी 2008 में। अगर कोई बाकी सियासी जमातों को इतने इख्तलाफात के बावजूद भी, और वो वाइस प्राइम मिनिस्टर भी परवेज इलाही बन सकते थे, तो एक ही बंदा वो काम कर सकता था और वो जरदारी साहब हैं। तो इंडिपेंडेंस वो बहुत ऑब्वियसली अमल दखल होता है उनका कोलिशन पार्टीज बनाने में। अगर इनको इंटैक्ट रखा जा सकता है तो जरदारी साहब कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी कोई चीज़ आती है, पीपल्स पार्टी के पास ये एडवांटेज है जो कि दीगर पार्टीज के पास और खासतर PMLN के पास नहीं है। एक चीज़ देखने की है कि जब आपने बिलावल साहब का AJK की कैंपेन देखी, जिसमें उन्होंने वो फिर आगे बजट भी आ गया, बजट पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद उनके लोगों ने करनी शुरू कर दी, सारे का सारा मलबा डार साहब पे और PMLN पे डालने की कोशिश की। AJK की कैंपेन के दौरान उन्होंने खड़े होकर वज़ीर आज़म से शिकवे किए कि आपने सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो फंड्स का वादा किया था वो नहीं दिए। फिर उससे लेकर यहाँ तक कि आप कहें कि शहबाज शरीफ ही हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे, सो दरमियान में ऐसा क्या हुआ, किसने उनको रोका? वो भी जरदारी साहब की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, डोंट फॉरगेट दैट, कि उस पे क्यों इतना ज्यादा उन्होंने रिलाय करने की कोशिश की, उनकी डिमांड्स का उन्होंने मीट कर ली जो इलेक्शन AJK के अंदर था, और उसके बाद आपने शहबाज शरीफ साहब को दूसरी दफा भी वजीर आजम कह दिया। तो जरदारी साहब वो सियासतदान है जो कभी भी किसी स्ट्रैटेजी के बगैर मूव नहीं करते। ये तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने वैसे पत्ता खेला शहबाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम का कह के, तो उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ को नहीं होना चाहिए बुनियादी तौर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो। नाज़रीन, हमने अपने पैनलिस्ट के साथ बात की, जिन जमातों का हमने जिक्र नहीं किया, इस मुराद ये नहीं है कि उनकी अहमियत नहीं है। एक प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ इतना ही अहाता कर सकते थे। अगले प्रोग्राम्स में हम दूसरी जमातों को, जिनको हम छोटी जमातें बिल्कुल नहीं कहना चाहते, उनका जो हल्का है सियासी वो निस्बतन महदूद है, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे और देखेंगे कि इलेक्शन से, हुकूमत की तहलील से और इलेक्शन के माहौल बनने से कुछ देर पहले ये जमातें कहाँ पर खड़ी हैं।